हेलो स्टूडेंट्स, लुसेंट में आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे पढ़ के बताऊंगा, फिर इसका विश्लेषण करूंगा। विश्लेषण में आपको आसानी से याद होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कौन सा स्थल कहाँ है, किस किस स्थल पे क्या क्या चीज़ मिला है, समाधान कहाँ मिला, हल कहाँ मिला, चावल कहाँ मिला। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्न का हम आंसर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे। पहले आपको पढ़ के बताते हैं इसमें क्या क्या है। कह रहे हैं रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। आपको बता दूं कि जो पुरातात्विक स्थल है, जितने जितने हमारे ऐतिहासिक स्थल है जिसे बाद में खुदाई के द्वारा प्राप्त किया गया है, वहाँ से जो वस्तुएं मिले हैं उन्हें कैसे पता चला। उन्हें पता लगाने के लिए कि वो कब के हैं, कितने साल पहले उसका निर्माण हुआ था, तो उसका पता हम लगाते हैं। कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति है। कौन सी? C14 जैसे विधि से हम उसे पता लगाते हैं कि ये कब से कब तक कब बना था। तो इसका सर्वमान्य तिथि, यानी जितने भी ऐतिहासिक इतिहासकार थे, ऐसे तो अलग अलग डेट निकाले गए, अलग अलग इतिहास, लेकिन इस सब में जो सहमति बनी है वो डेट कब से कब तक है, तो वो डेट है आपका 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। कब तक है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा। उसके बाद है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी को क्या कहा जाता? द्रविड़, यानी भूमध्य सागरीय थे। तो ये प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा युग कहे जाते हैं? कांस्य युग। कौन सा युग कहे जाते हैं? कांस्य युग। कांस्य युग में इसे रखा गया है। और यहाँ के निवासी को क्या कहा जाता था? तो यहाँ के निवासी जो थे उन्हें द्रविड़ कहा जाता था, और भूमध्य सागरीय, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगोडोर बलूचिस्तान। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पूर्वी स्थल इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पे? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी में है। कहाँ पे है ये? तो पश्चिमी स्थल कहाँ हो गया? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और पूर्वी स्थल कहाँ हो गया इसका? यूपी के मेरठ में। मेरठ जिला के आलमगीरपुर में। किस नदी के किनारे है? तो ये है हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वो है किस नदी के किनारे? तो ये है दासक नदी के किनारे। तो पश्चिमी स्थल, पूर्वी स्थल हो गया। अब हम देखते हैं उत्तरी स्थल। तो उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के किनारे तट पर अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इसका सबसे उत्तरी स्थल कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह किस नदी के किनारे है? तो यह है चिनाब नदी के किनारे। यह किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद इसका जो सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है, यह गोदावरी नदी के तट पर है।
कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर, दाइमाबाद जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो हम देख लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वो दासक नदी के तट पर है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आपका मेरठ के सुतका केंडोर में है। यह कहाँ पे है? आलमगीरपुर जगह है, आलमगीरपुर जो यूपी में स्थित है। तो पूर्वी नगर यूपी में, पश्चिमी नगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। इसके बाद इसका उत्तरी नगर जो है ये जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर में जो है चिनाब नदी के किनारे है मादा जो जगह है चिनाब नदी के किनारे है, यह जम्मू कश्मीर में है। इसका जो सबसे दक्षिणी स्थल है यह कहाँ पे है? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। तो पश्चिमी नगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पूर्वी नगर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तरी नगर आपका मादा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी नगर हो जाएगा दाइमाबाद महाराष्ट्र में। अब बातें करते हैं आगे कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। बताइए स्टूडेंट्स, उस टाइम की जो इतने विकसित सभ्यता थी, उस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। अब वहाँ पे बहुत सारे नगर थे, शहर थे, अब उनमें 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। इसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। इन सारे स्थलों के बारे में आगे बात करेंगे। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए। यानी भारत को जब स्वतंत्रता मिला 15 अगस्त 1947 के बाद सबसे अधिक कहाँ पे मिला है हड़प्पा संस्कृति का स्थल? तो गुजरात में। कहाँ मिला है? तो गुजरात में मिला है। कहता है कि लोथल और सुतका कोतदा को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा गया है? बंदरगाह गया है, बंदरगाह कहा गया है। कौन था? लोथल लोथर और कौन है? सुतका सुतकोटदा। तो लोथल और सुतकोटदा को क्या कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाले नगर कहा गया है। उसके बाद जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो जूता हुआ खेत था, यानी उस समय में भी स्टूडेंट्स खेती हुआ करता था इतना भयंकर कि जूता हुआ, उस समय में खेत जोता जाता था। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस समय में खेत की जुताई होती थी। तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। जूता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंट। बताइए उस टाइम में ईंट पकाया जाता था, ईंट बनाया जाता था। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से क्या मिला है? तो जूता हुआ खेत और नक्काशी, आपका नक्काशीदार ईंट मिला है। क्या मिला है? नक्काशीदार ईंट। कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता के पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा इमारत कौन था? तो बृहद स्नानागार। कौन था? बृहद स्नानागार। जो कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
तो सबसे बड़ी इमारत जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन था? स्नानागार, जो कहाँ से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। विशाल अब थोड़ा हम व्यापार के बारे में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी व्यापार हुआ करता था और अलग अलग जगहों से चांदी, सोना, तांबा, टीन ये सब मंगवाया जाता था। तो कहाँ से क्या मंगवाया जाता था? देख लीजिए कि तांबा खेतरी यानी बलूचिस्तान से मंगवाया जाता था। तांबा कहाँ से? बलूचिस्तान खेतरी से मंगवाया जाता था। चांदी कहाँ से मंगवाया जाता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। सोना कहाँ से? कर्नाटक में। आज भी स्टूडेंट्स कर्नाटक में कोलार, कौन सा? कोलार बहुत सी फेमस खादान है। तो सोना कहाँ से मंगवाया जाता? कर्नाटक से और अफगानिस्तान से और ईरान से। टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? ये भी अफगानिस्तान से। गोमेद कहाँ से मंगवाया जाता था? तो ये महाराष्ट्र से। लाजवर्त कहाँ से मंगवाया जाता है? मेसोपोटामिया से। सीसा कहाँ से मंगवाया जाता है? ईरान से। तो आपको इसमें सब याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन तांबा, चांदी, सोना ये तीन आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ से मंगवाया जाता है, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। तांबा खेतरी बलूचिस्तान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से और सोना कर्नाटक अफगानिस्तान से, और टीन भी कहाँ से? अफगानिस्तान से। अब है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार। अभी आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार संभवतः जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? इमारत था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। यही स्नानागार था जिसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत माना जाता है। उसके बाद है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लोथल जो है, लोथल को क्या बोलते हैं? बंदरगाह वाले, यानी लोथल क्या था? सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से। अभी आपको बताया था कि कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट मिला था। क्या मिला था कालीबंगन से? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट। और यहाँ पे बता रहा है कि अग्निकुंड भी इन्हीं दोनों जगह से मिला है। कहाँ कहाँ से? अग्नि कहाँ से मिला है? तो यही दोनों जगह से मिला है अग्नि। तो अग्नि कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगन से। और अभी इससे पहले हमने बताया था कि कालीबंगन से जुता हुआ खेत नक्काशीदार ईंट और लोथल को बंदरगाह वाले नगर कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। अब लोथल से, तो लोथल को तो बंदरगाह वाले नगर बोलते हैं। अब अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। कितने मुख वाला मिला है? 3 मुख वाला। ये भी कहाँ से मिला है? तो विशाल स्नानागार हमने बता दिया पहले ही कि वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। और यहाँ पे कि 3 मुख वाले मूर्ति, कितने मुख वाले मूर्ति? 3 मुख वाले मूर्ति कहाँ से मिले हैं? ये भी कहाँ से मिला है? 3 मुख वाला मूर्ति कहाँ से मिला है? ये भी कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद क्या मिला है? तो कहते हैं कि उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। जो पशुपति मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो पशुपति मिले हैं उनके चारों तरफ क्या है? हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। चीता एवं भैंसा क्या है? विराजमान है। उसके बाद क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से कांस्य की एक नर्तकी मिली है। कौन मिली है? एक नर्तकी मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की एक क्या मिली है? नर्तकी मिली है। उसके बाद बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके पर बनने वाले कारखाने लोथल एवं चंदोदड़ो से मिला है।
कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से और चनहुद्रो से मिले हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। तो क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भाव चित्रात्मक थे, यानी उस समय कोई भी भाषा नहीं था। क्या नहीं था? भाषा नहीं था। भाव चित्रात्मक मतलब होता है कि अलग अलग चित्रों से उनकी भावना को क्या किया जाता था? दर्शाया जाता था। पत्थरों पे, शिला पे, अभिलेखों पे, उस पे क्या किया जाता था? दर्शाया जाता था। और जब अभिलेख में एक से अधिक पंक्ति होता था तो पहली पंक्ति बाईं और दाईं से बाईं, पहली पंक्ति किधर से लिखी जाती थी? बाईं से दाईं, और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं। पहली दाईं से बाईं या दूसरी बाईं से दाईं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यानी घर बनाने के लिए जो वो घर बनाते थे वो किस पद्धति से बनाते थे? तो वो ग्रिड पद्धति से घर बनाते थे। किस पद्धति से बनाते थे? ग्रिड पद्धति। उसके बाद बोलता है कि घर के दरवाजा और खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी घर जो था, घर का जो दरवाजा है यह मुख्य रोड की तरफ नहीं खोलते थे। दरवाजा इधर से क्या कर देते थे? स्टूडेंट बंद कर देते थे और दरवाजा पीछे की तरफ खोलते थे। किधर खोलते थे? पीछे की तरफ खोलते थे। सिर्फ एक ऐसा जगह था, कौन था? लोथल। कौन सा जगह है वो? लोथल, जहाँ पे दरवाजा आगे की तरफ खोला जाता था। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता को जो मुख्य फसल पाया गया है, जो उस समय के आदिवासी है, उस समय के जो भी लोग थे वो खेती करते थे, उसे खाते थे, वो कौन सा था? तो गेहूं और जौ है। वो कौन सा है? गेहूं और जौ। सिंधमवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि उस समय में ना फैक्ट्री था, ना इस तरह से होता था, ना चीनी बनता थोड़ी ना होगा, तो उस क्या करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। किसके लिए? मिठास के लिए। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली में मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली में मिला है। उसके बाद है, तो आप याद रखिए, मिट्टी से बने हल, मिट्टी से बना क्या? हल। हल कहाँ से मिला है? तो मिट्टी से बना हुआ हल हमें कहाँ से मिला है? तो यह बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनवाली से। उसके बाद कहते हैं कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कौन सी फसल की जाती थी? गेहूं और जौ, लेकिन चावल भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर से क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। नहीं तो पहले प्रमाण था गेहूं और जौ का, लेकिन जब रंगपुर से चावल का दाना मिला, इससे पता चल गया कि यहाँ पे चावल का भी खेती जरूर होता होगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम सहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने खोज की थी। आप याद रखिएगा कि दयाराम सहनी। हड़प्पा की खोज रावी नदी के, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम सहनी ने की थी। अभी वर्तमान में जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है। याद रखिए ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। और हड़प्पा का दयाराम सहनी ने कब की थी? 1921 में। तो ये दोनों जो ऊपर फर्स्ट है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा रावी की नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी ने 1921 में किया था और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था।
तो ये दोनों पॉइंट हर हाल में याद रखिएगा। उसके बाद है चनहोद्रो। चनहोद्रो सिंधु नदी के किनारे ये भी है, इसका गोपाल मजुमदार ने किया था। उसके बाद कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, बीबी लाल ने किया था। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, फजल अहमद ने किया था। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, रघुनाथ राव ने किया था। रोपर सतलज नदी के किनारे है, यशदत्त शर्मा ने किया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसे रंगनाथ राव ने किया था। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ये यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। अब बता रहा है कि सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से संधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़ा के अस्थि पंजर मिले हैं। तो इसका मतलब घोड़े भी उस समय में लोग क्या करते थे? पालते थे। तौल की इकाई सामान्यतः 16 के अनुपात में थी। कितने अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। जो तौला जाता है वह कितने अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। यानी उस समय में क्या कैसा, उस समय गाड़ी और ये सब तो था नहीं, जो कार से जाएंगे गाड़ी से जाएंगे, तो लोग किसका? बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से। अब जो हमारे यहाँ जिसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, मेसोपोटामिया के अनुसार क्या बोलते हैं उसे? तो मेलुहा। क्या बोलते हैं? मेलुहा। तो मेसोपोटामिया अभिलेखों में वर्णित के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम है? तो मेलुहा। क्या नाम है? मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन को साक्षी भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासन का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी मातृ सत्मात्मक उस टाइम थी और पशुओं की भी पूजा की जाती थी, विशेष पूजित है। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। जैसे अभी हमारे समाज में क्या है? पितृसत्तात्मक है। अगर हमें कहीं कुछ भी होता है तो पिता का नाम सबसे पहले बताते हैं, किसी चीज़ में पिता का नाम देते हैं, चाहे हमारे मेन पिता होते तो अभी पितृसत्तात्मक है। लेकिन ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता क्या सत्तात्मक थी? मातृ सत्तात्मक थी। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में तो परपासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए हेतु ही किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों, खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कहते हैं कि सैंधव सभ्यता काल में तो शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं परिचित है। हड़प्पा में शवों को दफनाने के लिए, मोहनजोदड़ो में जलाने के लिए प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। आग में पकी ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत का एक ऐसे किसी निश्चित पता नहीं है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन उसके बाद कहता है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। क्या था? पर्दा प्रथा
और वेश्यावृत्ति, ये दोनों उस सभ्यता में प्रचलित थी। सबों को जलाने एवं उगाने दोनों प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में सबूत दफनाने व जबकि मोहनजोदड़ो से जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ऐसा मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या था? बाढ़ था। तो कुछ प्रश्न स्थल से भी पूछे जाते हैं, तो देखते हैं हम कि स्थल कहाँ पे कौन है। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। उसका मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं। उसके बाद चनहोदरो, चनहोदरो कहाँ है? सिंध प्रांत में है। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान का हनुमानगढ़ में। कोटदीजी कहाँ है? फजल अहमद सिंध प्रांत का खैरकपुर स्थान में है। रोपर कहाँ है? तो रोपर पंजाब का रोपर जिला में है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। सुतका केंदूर कहाँ है? तो सुतका केंदूर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा का हिसार जिला में है। और धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट गुजरात के कच्छ जिला में है। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिला में है। तो इनमें इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और इसे भी याद रखिएगा। तो लगभग हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त है। कुछ और पॉइंट्स है जिसका विश्लेषण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से आगे का क्लास करेंगे। आपको बता दें कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीके जीएस जो भी है आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो हमारे से चैनल से जुड़ जाइए। अब अगली क्लास में मिलते हैं फिर से। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चारों वेद को देख लिया था और जो मेरा लास्ट लाइन था, जो लास्ट बातें बताया था, यहाँ तक बताया था कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके आप पिछला क्लास देख सकते हैं। तो आज हम आगे उसके बाद आगे देखेंगे कि आगे क्या है। आपको बता दूं कि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लुसेंट बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और यहाँ पे कंप्लीट लुसेंट का डिस्कशन करवाया जाएगा। हमारा क्लास लेने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे क्लास से जुड़िए और हमारी इस सीरीज में आप क्लास लीजिए। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास का विवरण पुरातात्विक स्थलों और जितने ऐतिहासिक पुस्तक हैं ये विदेशी यात्रियों से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हम इसके आगे देखेंगे कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और पुराणों के रचयिता लोमहर्षा, कौन? लोमहर्षा हैं। और पुराणों की संख्या कितना है? आपको पता होगा कि हमारे पुराणों की संख्या कुल कितना है? 18 है, जिनमें से केवल मत्स्य पुराण, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन हमारा पुराण है, सबसे प्राचीन और प्रारंभिक पुराण है। यानी कुल पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और सबसे जो हमारा प्राचीन पुराण है, सबसे जो प्राचीन पुराण है वो कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। उसके बाद है अधिकतर जो पुराण थे वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? संस्कृत श्लोक में। और आपको बता दूं ये बात कि स्त्रियां तथा शूद्र, स्त्री और शूद्र जो नीची जाति के लोग थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, आप याद रखिएगा कि उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वो क्या कर सकते थे? वो सिर्फ सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करता था? मंदिर में किया करता था।
तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि पुराणों की संख्या टोटल कितना था, 18 था। सबसे प्राचीन पुराण कौन था, मत्स्य पुराण था, और इसे स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और इसे पुजारी कहाँ पढ़ा करते थे, इसे पुजारी मंदिर में, पुजारी इसका पाठ मंदिर में किया करते थे। तो इतना बात आप याद रखिएगा इससे, पुराणों से। आगे देखते हैं। अब है कि पुराणों में जो है स्त्री को बहुत ही गिरा हुआ माना गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होता है। किसी से प्राप्त होता है, मैत्रेयनी संहिता से, जिसमें कहा गया है स्टूडेंट्स, स्त्री को देखो क्या कहा गया है, स्त्री को जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कहा गया है। बताइए कितना बड़ा बात कहा गया है। स्त्री को शराब और जुआ से कंपेयर किया गया है, यानी शराब और जुआ की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा जो है मुख्य दोष कहा गया है। उसके बाद है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष का स्त्री की, यानी स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। आपको पता होगा कि हिंदू के लिए, हिंदू का कट्टर ग्रंथ माना जाता है, उसे किसे माना जाता है, मनुस्मृति को माना जाता है। उसके बाद है जातक। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। एक जो पुस्तक है जातक, उसमें किसकी कहानी वर्णित है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान के अनेक प्रमुख कथा वस्तु, जिससे महात्मा बुद्ध का जीवन चरण और उनके अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इन सभी को अभी हम डिटेल में बताएंगे, आप पहले पढ़ के थोड़ा सा सुना देता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र महावीर की जीवन कथा, कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये आपका आगे अलग अलग डिटेल में मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है लुसेंट में, तो इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। आगे फिर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। चाणक्य को ही क्या कहा जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। या और अर्थशास्त्र से हमें क्या प्राप्त होता है, अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन, अर्थशास्त्र से हमें क्या प्राप्त होता है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो आप सभी को पता होना चाहिए कौन था, चाणक्य थे, और जिन्होंने उन्हीं काल में अर्थशास्त्र लिखा था, और जिसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जिसका संबंध किससे है, कश्मीर के इतिहास से। तो पहले आपने देखा कि चंद्रगुप्त के जो अर्थशास्त्र का लेखक मौर्यकालीन शासन से है, और कल्हण का जो रजत रंगिनी है, इसका संबंध किसके इतिहास से है, कश्मीर के इतिहास से है। तो आगे देखते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चर्चा जो है सुसनामा लेखक अली अहमद की बुक में सुरक्षित है। उसके बाद आपको बातें करते हैं अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। आपको बता दूं कि संस्कृत का प्रथम पुस्तक कौन था, अष्टाध्यायी था, जिसके लेखक कौन था, पाणिनि था। आपने पाणिनि का नाम सुना होगा। तो इसे
तो इससे भी हमें कुछ ऐतिहासिक हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास यानी मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो अष्टाध्यायी से। यानी मौर्यकालीन शासन की जो उस समय की इतिहास प्राप्त होता है वो हमें अर्थशास्त्र से होता है, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उससे जो पहले घटनाएं घट रही थी, उसकी जानकारी हमें अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की पुस्तक है, जो किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। तो हमें उससे पहले की जानकारी, मौर्यकालीन इतिहास से पहले की इतिहास की जानकारी हमें किससे प्राप्त होता है? तो मौर्यकालीन इतिहास से पहले की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। आपको बता दूं कि कुछ पॉइंट ऊपर में शॉर्ट में दिया गया है, इसके बारे में नीचे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। और ये कुछ पॉइंट्स लूसेंट में आप देखेंगे कि पेज नंबर 2 या 3 में कुछ पॉइंट्स शॉर्ट्स में आगे का दे दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें, फिर आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि थे। और इनसे किसका इतिहास पता चलता है? शुंगों का इतिहास पता चलता है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन पॉइंट आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना है, और उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने? मैत्रेयनी में स्त्री को क्या कहा गया है? शराब और जुआ से। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को शराब और जुआ से तुलना किया गया है और कहा गया है कि स्त्री जो है पुरुषों के लिए शराब और जुआ के भांति तीसरा दोष है। क्या है? तीसरा दोष है। उसके बाद हमने देखा कि मनुस्मृति। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन क्या है? स्मृति ग्रंथ है। यानी पूछा गया अगर आपको कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? स्मृति और मनुस्मृति याद रखिएगा। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? तो मनुस्मृति है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जातक क्या है? तो जातक को याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के जातक जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की क्या है? पूर्व जन्म की भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें बताया गया है। पूर्व जन्म की कहानी बताया गया किसमें? जातक में। उसके बाद आगम। आगम क्या है? तो आगम किसे कहा जाता है? तो जैन साहित्य जो होता है, आपका जो जैन धर्म है, जो भगवान महावीर से संबंधित है, जिसके 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? भगवान महावीर। इस जैन धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हिंट्स दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि आधा छोड़ के चला गया। तो जातक में क्या है? जातक में भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी है। और आगम क्या है? तो आगम में जैन साहित्य के बारे में बताया गया है। यानी जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट है, आगे है कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? चाणक्य था। चाणक्य थे जिनके ग्रंथ से क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन प्रशासन था उसका इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे, जिनका और नाम है, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये दोनों कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अचानक के ना देखिए, अगर विष्णुगुप्त दे दे या कौटिल्य दे दे तो आप इसे मार के आइएगा, ना कि आप याद रखिएगा कि सिर्फ चाणक्य ही है या सिर्फ विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम इन्हीं का था। अब तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप इसे टिक मार के आइएगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी पढ़ाया उसमें नेक्स्ट है कि रजत रंगिनी। रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कलहन। रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कलहन रजत रंगिनी के राइटर हैं। और रजत रंगिनी में किसका इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो याद रखिएगा रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कलहन है।
और क से कलहन और क से कश्मीर, यानी रजत रंगिनी के लेखक कलहन के जो पुस्तक रजत रंगिनी है उसमें किसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? कश्मीर के। फिर अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बाद है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत का यानी संस्कृत भाषा के व्याकरण का कौन सा बुक है? सबसे प्रथम बुक है। किसका बुक है? संस्कृत भाषा के व्याकरण का सबसे प्रथम बुक है कौन? अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि है। जिसमें किसका इतिहास का जानकारी प्राप्त है? तो मौर्य युगीन जो इतिहास था उससे पहले की राजनीति की क्या उठापटक था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है हमें किससे? अष्टाध्यायी से। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट था पतंजलि, यानी पुष्यमित्र शुंग। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा हूँ शुंग। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। और पतंजलि के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है कौन है? महाभाष्य है। कौन है? महाभाष्य। तो पुस्तक का नाम पूछ देता है फ्रेंड्स कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है या महाभाष्य के राइटर कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। ऐतिहासिक पुस्तक और राइटर का नाम पूछता है। उसके बाद अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो आप अभी 3-4 बुक का नाम बताइए, सारे बुक इंपॉर्टेंट है तो आप इन सारे बुक के नाम को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं ज़रूर आपको फाइंड आउट करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि हमारे इतिहास के बारे में विदेशी यात्रियों से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। उनमें कई इतिहासकार हैं, जैसे यूनानी रोमन लेखक टेसियस। उसके बाद दूसरा जो विदेशी यात्री था हेरोडोटस था। आप सभी हेरोडोटस का नाम सुने होंगे। इसे इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। तो ये भी आप याद रखिएगा कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। यह 5वीं ईसा पूर्व में भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी मतलब कुछ अफवाहों से आधारित है। कई सारे विदेशी यात्री हैं स्टूडेंट्स जिनका, जैसे टेसियस हो गया, हेरोडोटस हो गया, इनका इतिहास है भारत के बारे में, लेकिन कुछ उटपटांग लिखे हैं। इससे पता चलता है कि मतलब हमारे इतिहासकारों को जो है उन्हें थोड़ा सा सस्पेंस है कि ऐसा कुछ था नहीं, तो थोड़ा सा अफवाहों पे आधारित है। टेसियस का भी थोड़ा सा अविश्वसनीय है और हेरोडोटस का भी थोड़ा सा अफवाहों पे आधारित है। लेकिन आप याद रखिए कि हेरोडोटस जो राइटर है उसका कौन सा बुक है? हिस्टोरिका नामक बुक है और इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कई थे। नियार्कस थे, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, और कई सारे राइटर थे। उसके बाद आता है मेगास्थनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हेरोडोटस आपको बता दिया कि इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्टोरिका नामक बुक का राइटर हेरोडोटस है, उसी तरह से मेगास्थनीज भी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसका जो प्रमुख पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? इंडिका मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है स्टूडेंट्स कि मेगास्थनीज जो है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद कई सारे राइटर हैं, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं उसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट करना है और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना मतलब का बर्डन दिमाग में लेना नहीं है। तो उसके बाद हुआ जैसे इंपॉर्टेंट में
टॉलमी। इसे दूसरी शताब्दी में इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक लिखा? भारत का भूगोल नामक पुस्तक। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने, दूसरी शताब्दी में। तथा टॉलमी का एक और बुक है जिसे हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री। तो टॉलमी का 2 बुक हो गया, एक हो गया आपका नेचुरल हिस्ट्री और दूसरा इससे पहले हमने बताया था भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल किसका हो गया? टॉलमी का हो गया। और नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी का नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लिनी का। किसका हो जाएगा? प्लिनी। तो भारत का भूगोल किसके द्वारा? टॉलमी द्वारा। और नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा। याद रखिएगा, टॉलमी नहीं, नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा था? प्लिनी। और भारत का भूगोल टॉलमी। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में तो भारत का इतिहास पूछा गया, नहीं पूछा गया, वो नहीं पूछता है, लेकिन आपको बुक्स और राइटर, ऐतिहासिक पुस्तक और उसके लेखक में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद एक पेज और पढ़ता हूँ, फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करवाऊँगा, आपको लिखवाऊँगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगला एक पेज को और मैं रीडिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ से है चीनी लेखक के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 जो विदेशी यात्री था वो बहुत फेमस था चाइना का। एक फाहियान था, एक कौन था? फाहियान। और दूसरा ह्वेनसांग। एक कौन था? फाहियान। और दूसरा कौन था? ह्वेनसांग। तो इस तरह से हम इस लाइन्स को देखते हैं। कहता है कि फाहियान यह चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यानी फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कितने वर्षों तक भारत में रहा था फ्रेंड्स? 14 वर्षों तक रहा था भारत में। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कहाँ पे? कपिसा पहुंचा था। भारत में यह कितना वर्ष रहा था? 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का नया भारत से बौद्ध धर्म को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। और इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो ह्वेनसांग ने कहाँ अपना पढ़ाई किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में, जो आपके बिहार में स्थित है। ह्वेनसांग का अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद है इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपना विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? भारत का वर्णन किया है। यह भी कहाँ का था? चाइना का था। तो कितने पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट देखा, आपको अभी बताता हूँ। तो फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, आप याद रखिएगा। और ह्वेनसांग जो
कहाँ पर अध्ययन किया था अपना? नालंदा विश्वविद्यालय में। और ह्वेन-सांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। आगे देखते हैं। चीनी लेखक के बाद है अरबी लेखक। कौन सा लेखक है? अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में भी कुछ लेखक बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद। ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। तहकीके हिंद मतलब क्या होता है? भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए क्या है? आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जैसे हमने पीछे देखा था कि इंडिका हो या कई सारे बुक्स है जिन पे संशय था, शक था, लेकिन ये जो है अलवर्नी का तहकीक हिंद, इस पे इतिहासकार को काफ़ी भरोसा था। आज भी इतिहासकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कृमियाँ, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, तापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर अध्यायों में मतलब 80 अध्यायों में इसे विभाजित किया गया है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो इस तरह से लेखक के लिए आज भी क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन? तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। इसका मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है भारत की खोज। जिसके लेखक कौन थे? अरबी लेखक अलबरूनी थे। कौन था? अलबरूनी। तो किताबुल हिंद के लेखक कौन था? अलबरूनी था। उसके बाद है इब्न बतूता। कौन है? अरबी लेखक इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के समक्ष सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। और इब्न बतूता जो था 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचकर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का क्या नियुक्त कर दिया? काजी नियुक्त कर दिया गया। यानी काफ़ी विद्वता था, काफ़ी पढ़ा लिखा था इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में यह दिल्ली आया। यह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था स्टूडेंट्स? मोरक्को का रहने वाला। दिल्ली आया और इसकी विद्वता से जो उस समय का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने दिल्ली का क्या बना दिया? काजी बना दिया। काजी मतलब जो सर्वश्रेष्ठ उसका न्यायाधीश होते हैं, जो फैसला सुनाता है, वो बना दिया। उसके बाद कुछ अन्य लेखक भी थे, जैसे तारानाथ हो गए। यह एक और इसने फंगुर तथा तेंगुर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगला जो था मार्को पोलो था। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्स इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगर आपको पांड्य इतिहास पढ़ना है तो आपको मार्को पोलो के पुस्तक में आपको मिल जाएगा। अब है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाला जानकारी। लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र आदि के नाम मिलते हैं, जो इनसे साक्ष्य मिलते हैं, जो क्या है? पूर्व के अभिलेख वगैरह हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है
कहता है कि सर्वप्रथम भारत का जिक्र किसमें है? हाथी गुफा अभिलेख में है। किसमें है? हाथी गुफा अभिलेख में है। याद रखिएगा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किसमें? हाथी गुफा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल का उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। उसके बाद है सती प्रथा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिला है? साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है सती प्रथा का? तो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। प्राचीनतम सिक्कों को किसको? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य का कासारपन कहा जाता है। आप याद रखिए, प्राचीनतम जो सबसे पुराना सिक्का था इसको कहा है आहत सिक्के कहा जाता है, और इसी को साहित्य को कासारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। यानी समुद्रगुप्त जो था और बिना जो सिक्का उसका होता था उस पे क्या छपाता था? बीना बजाते हुए मुद्रा वाला इमेज वो अपनी मुद्रा पे छपाता था। इससे इसे कहा जाता है कि बीना का बहुत। आज के लिए इतना ही क्लास, और अगले क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। सिंधु घाटी सभ्यता से जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर आता है, और हमारे इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। कौन सा स्थल कहाँ है, आज़ादी से पहले कहाँ था, आज़ादी के बाद कहाँ है। तो अगले क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे क्लियर से। और आपको बता दूं कि आपके लिए ये सीरीज़ में लेके आया हूँ ताकि आपको आसान से आसान तरीक़ा से आप समझ सके। आपको लुसेंट जो आपके लिए काफ़ी बेसिक और महत्वपूर्ण किताब है, इसे समझने में कोई परेशानी ना हो और आप इसे आसानी से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएँ। तो आपको अगर पसंद आया हो, आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए और आपको हर तरीके से पूरी लुसेंट और जितने भी महत्वपूर्ण, और हमारा एक और सीरीज चल रहा है धांसू ट्रिक नाम से, उस पे भी आपको अलग अलग ट्रिक्स बताए जाते हैं। ये सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, काम आएंगे। और मैं ज़्यादा बर्डन देना नहीं चाहता हूँ, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को पुट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, आपको आसान भाषा में आपको समझ आ जाए। और क्योंकि आजकल पढ़ाई भी स्मार्ट हो गया है और एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो प्रश्न देते हैं वो भी स्मार्ट तरीके से देते हैं। तो आप पूरा एकदम बर्डन लेके नोट लेके पढ़ते रहिएगा, पूरा किताब रटते रहिएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को देखते होंगे 10-10 साल लगातार पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं हो रहा है। तो इस तरह से नहीं करना है, स्मार्ट पढ़ाई करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे निकाल लेना है और बाकी को ज़्यादा कम टाइम में रिकवर करना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पूरा बुक को पढ़ते रहिए, कंप्लीट करते। लेकिन आपके पास समय कम है, आजकल हर आदमी के पास थोड़ा कम समय होता है, इसमें हमें जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे निचोड़ के निकाल लेना चाहिए, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। और जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ते रहिए पूरा किताब लेके। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको एकदम 100% आपकी रिकवरी होगी। आपको जब ये क्लास करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़े हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ पढ़ के आए हैं। तो कौशिक GS एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको कंटिन्यू ये लुसेंट से संबंधित क्लासेज होते रहेंगी। और उधर ट्रिक्स भी मैं अलग अलग टाइप का लेके आता रहूँगा। तो इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगला क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। तो थैंक यू।